Hello and welcome friends to my YouTube channel Lalit Sir Smart English Classes. Today I am here with a new topic on writing skill and that is on paragraph. So this would be my final topic because इससे पहले सारा writing skill और सारा और वो जो आपका grammar portion वो complete हो चुका है. तो now you are mentally prepared for this paragraph. It needs creativity. देखिए what is a paragraph? A paragraph is a sentence of organized sentence. एक series of organized sentence है ये, ठीक है, रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक ऑफ और आइडिया. जो एक ही टॉपिक के बारे में पूरा वो बोल रहा है वही आपका पैराग्राफ है. देखिए टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, कितने प्रकार का पैराग्राफ होता है. नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव, जो वर्णन मूलक होता है. इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग, कोई सी चीज़ के बारे में आप लगातार उसको डिस्क्रिप्शन देते ही जा रहे हो. 2 नंबर नैरेटिव, जिसको तुम सूत्रधार जैसा कहानी बोल रहे हो. इट टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शुरू से लेके लास्ट तक कोई कहानी इस तरह से बोल रहा है वो. तीसरा है एक्सपोजिटरी. ये क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स एंड इन्फॉर्म्स अबाउट समथिंग इन डिटेल. डिटेल में किसी का एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसी के बारे में, तो वो आ जाता है एक्सपोजिटरी में. परसुएसिव टाइप का होता है. ये क्या होता है? एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. कोई एक टॉपिक है और उसमें तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख के उसमें लिखे जा रहे हो, ठीक है ना. तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये एक्सपोजिटरी आता है, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देना होता है, पोल्यूशन इस तरह से. तो ये टाइप का तो ज़्यादा आता है एग्जाम में. देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट बता दे, लेकिन फॉर्मेट बताने से पहले एक और बात बता दे, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट होता नहीं है. इसमें चाहिए आपका रचनात्मक मतलब कौशल चाहिए, आपका टैलेंट चाहिए, क्रिएटिव टैलेंट चाहिए इसमें. टाइटल हमेशा इसको कैपिटल लेटर में रखिएगा. उसके बाद एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा. इंट्रोडक्शन क्या होता है? बिगिन विद अ क्वेश्चन और अ कोटेशन. आप कुछ ऐसा बात से अपना स्टार्ट कीजिएगा जो अट्रैक्टिव हो थोड़ा देखने में, जाके एग्जामिनर जो उसको चेक करेगा उसको मज़ा आना चाहिए, ठीक है. तो वो एक प्रश्न से भी हो सकता है, कोई कोटेशन से भी कर सकते हैं. डायरेक्ट टॉपिक में मत जंप कर जाइएगा. नेक्स्ट नोट, इसमें कुछ याद रखने योग्य बात है. इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड सरप्राइजिंग एंड शॉर्ट. तब ना आदमी आगे पढ़ेगा, जो करेक्शन कर रहे हैं तो उसको बोर लग गया वो छोड़ देगा. 2 नंबर पॉइंट है, इट मस्ट फोकस ऑन अ सिंगल टॉपिक. एक ही टॉपिक पे ही फोकस करना है, दायां बायां नहीं जाना है, ठीक है ना. नेक्स्ट 2 नंबर आपका बॉडी आता है. बॉडी में क्या होता है? इट शुड कंटेन, आपका बॉडी मतलब पैराग्राफ का बॉडी, रेलेवेंट फैक्ट. आप जो यहाँ पर कोई टॉपिक चूज़ किए उससे संबंधित कुछ आपका पास अगर सच्चा बात है तो आप उसको डाल सकते हैं वहाँ पर. और क्या, साइट एग्जाम्पल्स, कुछ वर्णन, कुछ एग्जाम्पल से अपना बात को कॉन्क्रीट करना है, प्रूव करना है तो आप कर सकते हैं. तीसरा नंबर में कुछ कारण प्रभाव दे सकते हैं. कोई भी टॉपिक आप लिए उसका कारण क्या है, और अगर कारण कुछ है तो फिर उसका प्रभाव क्या है. देखिए एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको बोलना है. उसके बाद पॉइंट्स के कंटिन्यूटी के लिए, अगर एक पॉइंट्स के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट ले रहे तो उसको कंटिन्यू कैसे कीजिएगा. जैसे उसमें कुछ शब्द आप दे दीजिएगा, ये फिक्स वर्ड होगा. इन एडिशन टू, फर्दर मोर, जैसे कुछ और भी आपको बहुत सारा बात बोलना है तो ये सारे बातों को लगा के अपने बातों को एक्सटेंड कर सकते हैं. देखिए नेक्स्ट है, लास्ट है कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब समापन होता है. रैप अप विद अ होप, अपील या वार्निंग. कुछ अगर कोई ज्ञान मूलक कुछ बात कर रहे तो लास्ट में वार्निंग दे सकते हैं, या लोगों से अपील कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है. ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो बुरा परिस्थिति है वो कभी ना कभी अच्छा बनेगा, ठीक है. इस तरह से रैप अप का मतलब एंड करना होता है. देखिए अब ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कुछ फिक्स वर्ड्स है. इन माई ओपिनियन, या यू शुड पे हीट टू दिस बर्निंग क्वेश्चन, इस ज्वलंत मुद्दे पे आपको ध्यान देना चाहिए, वगैरह वगैरह. एक और बात, कुछ देखो हम डेंजर करके लिखे हैं. डू नॉट ड्रैग द टॉपिक बाय रिपीटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन. एक ही बात को घुरा के स्टूडेंट लोग रकम से लिखते हैं और बोलता है सर 4 पेज लिखे हैं, सिर्फ 2 ही नंबर मिला पैराग्राफ में. आपका बस पॉइंट्स का अभाव था ना, पॉइंट्स ज़्यादा होना चाहिए, ना कि आप ड्रैग कितना कर रहे हो, घसीट कैसे रहे हो, एक ही बात को बार बार करके बोल रहे हो. यही गलती आप लोग से होता है, मत कीजिएगा एग्जाम में. राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 to 120 वर्ड्स अबाउट सुपरस्टिशन. अंधविश्वास के ऊपर में एक पैराग्राफ लिखिए. तो अंधविश्वास पता ही है सबको. देखो पॉइंट्स है, सबसे पहले उसका मीनिंग आपको बताना है कि आप वो होता क्या है. उसके बाद ये बताना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड का मतलब क्यों ये अंधविश्वास लोग करते हैं. उसके बाद रीज़न बताना होगा, ये कब से चले आ रहा है बैकग्राउंड में, कारण बताइए. उसके बाद प्रभाव बताइए कि अगर आप अंधविश्वास कर रहे हैं तो उस अंधविश्वास का आपको क्या नुकसान है. अच्छा, उसके बाद कुछ उपचार बताइए कि क्या करने से अंधविश्वास जैसा बीमारी से आप बाहर निकल सकते हैं. और लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा, एक अच्छा ठीक ठाक से एंड कर दीजिएगा उसको. ये सब आपका टॉपिक है. इस मैंने पॉइंट से पॉइंट्स पकड़ के चलना है. टाइटल, सबसे पहले टाइटल देंगे सुपरस्टिशंस. देखो इस तरह से अंधविश्वास आ गया, टॉपिक है. इंट्रोडक्शन देंगे. इंट्रोडक्शन में क्या दिया
अंधविश्वास एक अनुचित और अंधा विश्वास है जो एक अज्ञात डर बनाता है। इस तरह से आप एक सेंटेंस क्रिएट किए। खास करके हम ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोग को फोकस में रख के ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं ताकि उन लोग समझ सकते हैं कि हिंदी में कैसा करके बनाना पड़े और फिर उसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसा करना पड़े। दोनों चीज़ एक साथ सीख जाएगा वो। देखिए, अंधविश्वास के बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये है आपका वर्ब है, जो आपका क्लॉज है, दो सेंटेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक अज्ञात डर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बनाता है, फिर एक वर्ब हो गया। तो 2 सेंटेंस को आप जोड़े क्लॉज से यहाँ पर। अच्छा, अब मज़ा देखिए, जब भी आप उसको ट्रांसलेशन कीजिएगा तो एक तो बात याद रखिएगा कि ये जो आपका सब्जेक्ट होगा वो पहले स्ट्रेट वाइज हूबहू कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, बाकी सब हूबहू कॉपी नहीं होगा, उसके बाद वर्ब आएगा, ये वाला वर्ब उधर लेके आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोर्शन। ये आपका हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होता है, हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग। एक अनुचित और अंधा विश्वास, ठीक है, अनरीजनेबल ब्लाइंड बिलीफ। तो ये देखिए, है के लिए हम इधर क्या ले लिया, इज सुपरस्टिशन इज एन अनरीजनेबल ब्लाइंड बिलीफ। तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। और फिर से हम बता रहे हैं आपको, सब्जेक्ट पहला हूबहू कॉपी हो जाएगा, बस सब्जेक्ट और वर्ब को आपको क्रॉस कर देना अगर ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं सही से तो, ठीक है। और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो ज्यों का त्यों कॉपी हो जाएगा, दैट ले लिया यहाँ पर। एक अज्ञात डर है, तो हम आपको सिखाए थे कि सबसे पहले वर्ब आएगा, वर्ब इधर आ गया, क्रिएट्स, बनाता है, तो देखिए बनाता इधर आ गया। एक अज्ञात डर, एन अननोन फियर, तो आपका सेंटेंस क्या बना, सुपरस्टिशन इज एन अनरीजनेबल ब्लाइंड बिलीफ दैट क्रिएट्स एन अननोन फियर। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, पहले एक पॉइंट लीजिएगा, पॉइंट के आधार पे अपना एक सेंटेंस क्रिएट कीजिएगा हिंदी में, खास करके हिंदी में बस पढ़ लो, और फिर उसका ट्रांसलेशन इस तरह से इंग्लिश में करके, ये ना बेबी स्टेप करके आप लोग पहले सीखिए, फिर आस्ते आस्ते जब पूरा सीख जाइएगा तो फिर इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, माइंड में आता रहेगा, आप लोग इस तरह से लिखता रहेगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। देखिए, अब बैकग्राउंड, अब इसका बैकग्राउंड के बारे में बोलेंगे, ठीक है। कलर में थोड़ा ध्यान रखना, जिसको कलर में हाईलाइटेड रहेगा उसके बारे में बात होगा। यह एक पीढ़ी, ये अब मेरा बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन हम दे दिए। अब बॉडी, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाया जाता है, ठीक है। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसका वर्ब है। यह, दिस, लाया जाता है, इज ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। अच्छा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर, फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक। अंधविश्वास ना केवल अशिक्षित लोगों में बल्कि शिक्षित लोगों में भी आम है। तो देखिए, अंधविश्वास सब्जेक्ट हो गया, क्या है वो, आम है, वर्ब है, तो ये उसका कंप्लीटमेंट हो गया, ये वर्ब हो गया, बाकी ये पूरा एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट अपना जगह में आ गया, सुपरस्टिशन है के लिए पर ले लिया इज, आम के लिए हम यहाँ पर कंप्लीटमेंट में कॉमन ले लिया, सुपरस्टिशन इज कॉमन, अभी एक्स्ट्रा आ जाएगा। ना केवल अशिक्षित लोगों में, नॉट ओनली अमंग इलिटरेट बट ऑल्सो अमंग एजुकेटेड पर्सन, ये आपका फ्रेज में ले लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब रीज़न देखिए क्या रीज़न है। इसमें कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। इसमें सब्जेक्ट हो गया, है आपका वर्ब है, इट, है के लिए क्या ले लिए, डज नॉट हैव, ठीक है ना, पॉजिटिव केस में है। कोई वैज्ञानिक औचित्य, एनी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। अंधविश्वास का मुख्य कारण भय, निरक्षरता मतलब अनएजुकेटेडनेस, मानसिक विकार और अज्ञानता है। कोई पागल टाइप का आदमी ऐसा सोचता रहता है, ठीक है। अंधविश्वास आपका सब्जेक्ट हो गया, का मुख्य कारण, ये देखिए कंप्लीटमेंट, और है आपका वर्ब है। तो जिसके बारे में बात करेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा द मेन रीजन ऑफ सुपरस्टिशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंधविश्वास का मुख्य कारण के बारे में। तो देखिए, उसका पूरा हम ये ले लिए, ठीक है उधर से इधर आया, तो क्या हो गया, इज, भय, निरक्षरता, मानसिक विकार, फियर, इलिटरेसी, मेंटल डिसऑर्डर एंड इग्नोरेंस। इसमें एक और अच्छा बात आप लोगों को सीखने को मिल रहा है ना, कि किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर देखिए इग्नोरेंस है अज्ञानता के लिए, इलिटरेसी निरक्षरता के लिए, तो इसको वोकैबुलरी भी आपका एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। देखिए, उसके बाद हम रीज़न बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस दुनिया में कई प्रकार के अंधविश्वास है। तो ये देखिए, इस दुनिया में एक्स्ट्रा हो गया, कई प्रकार के अंधविश्वास आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और है आपका वर्ब है। आपका सवाल, सर सब्जेक्ट कहाँ गया, देखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले है उतार लिया, आर इधर आ गया, कई प्रकार के अंधविश्वास, मेनी टाइप्स ऑफ सुपरस्टिशन, टाइप्स एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर आर लगा, ठीक है। इस दुनिया में, तो इस दुनिया में देखिए मे प्रपोजिशन उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ता है, इन दिस वर्ल्ड, तो आर मैनी टाइप्स ऑफ सुपरस्टिशन इन दिस वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिलेगा आप लोग को इस लाइन में। देखिए, आप सब चीज़ का यहाँ पर ट्रांसलिटरेशन कर दिए, एक एक चीज़ को आप डाल दिए, लेकिन अभी भी ट्रांसलेशन बाकी है। ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन में फ़र्क है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, आपका सब्जेक्ट ही नहीं तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, लेकिन ऊपर में है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, जो आपका सेंटेंस स्टार्ट करे, और वो होता है देयर नहीं तो इट, ठीक है ना।
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सुपरस्टिशन इन दिस वर्ल्ड। ये जो नकली लगा, ये जो डमी सब्जेक्ट लगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लगता है, हिंदी में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। एक और बात सिखाते रहे, एक्स्ट्रा या तो बिल्कुल आप पहले ले सकते हो हिंदी में, या बिल्कुल लास्ट में ले सकते हो। इंग्लिश में भी वही कहानी है। देखिए, कुछ लोग बाहर निकलने के दौरान छींकने को बुरा मानते हैं, छींक दिया तो देखो अंधविश्वास हो गया वो। कुछ लोग के बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया आपका, छींकने ऑब्जेक्ट हो गया, बुरा संकेत या एक और ऑब्जेक्ट हो गया, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें देख लेना स्ट्रक्चर में। और मानते हैं, ये आपका वर्ब हो गया। सब्जेक्ट कौन है? कुछ लोग। तो कुछ लोग यहाँ आ गया सम पीपल। मानते हैं तो कंसिडर, तातेती, तो उसमें टेंस पर भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पीपल एक से ज़्यादा, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में एस नहीं लगा, अगर एक आदमी होता तो एस लग जाता। सम पीपल कंसिडर, छींकने को, ठीक है, स्नीजिंग, इंग्लिश में स्नीजिंग बोलते हैं, बुरा संकेत मानते हैं। अ बैड साइन, बाहर निकलते समय। वाइल गोइंग आउट, वाइल तो समय का सूचक हो गया यहाँ पर। सम पीपल कंसिडर स्नीजिंग अ बैड साइन वाइल गोइंग आउट। तो इस तरह से आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिए। नेक्स्ट, अब देखिए एक रीज़न कंटिन्यू है। पश्चिमी लोग, मतलब वेस्टर्न पीपल, ठीक है, 13 संख्या को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। सही बात है, उन लोग 13 संख्या को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, पश्चिमी लोग के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट में वेस्टर्न पीपल ले लिया, मानते हैं के लिए कंसिडर ले लिया। 13 संख्या को, 13 नंबर, याद रखना, कर्ता ने, कर्म को, ये सारा चीज़ों को ट्रांसलेशन हम लोग नहीं करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, ये एक्स्ट्रा हो गया, टू बी अनलकी। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस बन गया, वेस्टर्न पीपल कंसिडर 13 नंबर टू बी अनलकी। देखिए, कुछ लोग काली बिल्ली के सड़क पर पार करने को भी एक अपशकुन सोचते हैं। तो कुछ लोग के बारे में बात हो रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा है, और सोचते हैं ये आपका वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उतरेगा, देखिए सम पीपल इवन, सोचते हैं, तो सोचते हैं के लिए थिंक, ठीक है, पीपल एक से ज़्यादा इसलिए थिंक में ऐसा नहीं लगा। ताते का टेंस वहाँ देख लेना। काली बिल्ली के सड़क पार करने को, ब्लैक कैट क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पर क्रॉसिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर जीरंड रूप से इस्तेमाल हुआ है। एक अपशकुन, टू बी एन ओमेन, तो अपशकुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओमेन बोलते हैं। तो इस तरह से हिंदी का आपका इंग्लिश का उस तरह से क्रिएट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट, अब इफेक्ट बता रहे, देखिए प्रभाव यहाँ पर बताएंगे, प्रभाव क्या होगा। अंधविश्वास हमारे समाज पर बहुत गंभीर प्रभाव डालता है। अंधविश्वास के बारे में बात हो रहा है, जिसका बारे में बात होगा मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे समाज पर। देखो पर जो प्रेपोजिशन है एक्स्ट्रा हो गया, बहुत गंभीर प्रभाव, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और डालते हैं आपका वर्ब। तो नियम क्या बोल रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट कॉपी होगा, देखिए अंधविश्वास सुपरस्टिशन कॉपी हो गया, डालते हैं के लिए थ्रोस, तातेती में एस लग गया, यहाँ पर सुपरस्टिशन एक है। बहुत गंभीर प्रभाव, अ वेरी सीरियस इफेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और हमारे समाज पर, तो देखिए ऑन सोसाइटी, तो हमारे के लिए हमको आवर लिखना था, हम भूल गए लिखने के लिए। एक बात सिखा दे रहे, हिंदी में जब आप लोग कीजिएगा ना, तो ये नाउन आपका पहले आएगा, प्रेपोजिशन बाद में आएगा। लेकिन इंग्लिश में एक्स्ट्रा में क्या होता है ना, नाउन क्रॉस हो जाता है, ये प्रेपोजिशन पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा। यही चीज़ आपको क्रॉस कर देना है वहाँ पर। देखिए धोखेबाज, ये छोटा लिया है कि बहुत बड़ा सेंटेंस था, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। धोखेबाज हमें बुरी बलाओं से दूर रखने के लिए रत्न पत्थर के नाम पर गुमराह करते हैं और लूटते हैं, ठीक है। अब किसके बारे में बात हो रहा है? देखो चीटर्स, ठीक है ना, तो मिसलीड एंड रॉब, तो किसको? हमें, अस, ठीक है। इन द नेम ऑफ जेम स्टोन, वो जो हाथ में अंगूठी फंगूठी पहनता है ना, वो 3 इडियट में देखा होगा, उंगली से आधा अंगूठी। देखो, इन द नेम ऑफ जेम स्टोन टू कीप अवे ईवल फोर्सेस, बुरे बलाओं से दूर रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब यहाँ पर रेमेडी बता रहे कि क्या करने से ये सारा बुराई समाज से दूर हो सकता है। तो देखो, हमें अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए कई तरीकों को अपनाना चाहिए। याद रखना, ये सारी जो सेंटेंस है ना, इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोलते हैं। खाना देने से पहले तुम्हारा मम्मी प्लेट रखती है और बोलती है एक थाली भात खा लो, तो क्या भात के संग थाली भी खा लेते हो? नहीं, प्लेट होता है ये खाना रखने के लिए। ठीक उसी तरह से ये सारा सेंटेंस ना रेमेडी नहीं है, देखो रेमेडी का शुरुआत है, बात समझ में? देखो, हमें अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए कई तरीकों को अपनाना चाहिए। अब हम तरीका इसके बाद लिखेंगे, तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे ही करके करना, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो सबसे पहले हमें के लिए यहाँ पर क्या लिए? वी। अपनाना चाहिए, शुड अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब अपनाना, और चाहिए के लिए शुड हो गया, तो हम दोनों को साथ ले लिए, हेल्पिंग वर्ब मेंबर। अब क्या अपनाना चाहिए? देखो कई तरीके, मैनी मेथड्स, ठीक है ना। अच्छा, क्या अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए टू गेट रीड ऑफ सुपरस्टिशन। देखिए टू गेट जो है ना, यहाँ पर हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किए हैं। याद रखिए, एक वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब इस्तेमाल होता है तो वो इन्फिनेटिव में उसका पर्पस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन तरीकों में शिक्षा फैलाना, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देना शामिल करना चाहिए। तो देखिए किसके बारे में बात होगा? तरीके के बारे में बात हो रहा है, जिसका बारे में बात होगा मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा दिस मेथड। शामिल करना चाहिए, चाहिए के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा? शुड, ठीक है ना। और शामिल करना मतलब इंक्लूड, क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए अपना सुझाव में?
स्प्रेडिंग एजुकेशन, देखिए शिक्षा फैलाना, ठीक है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देना, गिविंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, याद रखना ये गिविंग यहाँ पर जीरंड के रूप में इस्तेमाल है, आपका वर्ब नहीं है, ठीक है। ये सब देना, तो इस तरह से आप अपना सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। दीज मेथड शुड इंक्लूड स्प्रेडिंग एजुकेशन, गिविंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद फिर से रेमेडी कंटिन्यू। हमें अपने भीतर तर्क की शक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें सब्जेक्ट है अपना जगह में आ गया, चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शुड, प्रोत्साहित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकरेज। क्या चीज़ इनकरेज करना चाहिए, द पावर ऑफ रीजनिंग, देखो तर्क की शक्ति को, ठीक है। और अपने भीतर तो विद इन अस, ठीक है। तो देखो अपने पहले आया, भीतर बाद में आया, यहाँ पर देखो भीतर पहले आया, अपने बाद में आया, क्रॉस हो जाएगा वो एक्स्ट्रा, ठीक है। वी शुड इनकरेज द पावर ऑफ रीजनिंग विद इन, सही बात है। अगर हम लोग के अंदर में तर्क का बुद्धि होगा तो अंधविश्वास में कभी नहीं फंसेंगे हम लोग। हम केवल तभी खुशी के सच्चे मुक्ति की आनंद ले सकते हैं, ठीक है ना। हम तो देखिए हम के लिए क्या हो जाएगा, वी, आनंद ले सकते हैं, सकने के लिए कैन, याद रखना। अगर सकते थे होता ना तो यहाँ पर कुड हो जाता, सकते हैं तो ये टेंस वाला मामला थोड़ा बता दे रहे, तो यहाँ कैन हो गया। तो आनंद लेना, इन्जॉय, किसको इन्जॉय करेंगे, देखो खुशी के सच्चे मुक्ति को, द ट्रू फ्रीडम ऑफ जॉय, ठीक है। केवल तभी, ओनली आफ्टर दिस, ठीक है। वी कैन एन्जॉय द ट्रू फ्रीडम ऑफ जॉय ओनली आफ्टर दिस। सही बात है। जब आपका मन, रविन्द्रनाथ टैगोर का इसमें पढ़े भी हो गया कि वे द माइंड इज़ विदाउट फियर, जब तेरा मन, तुम्हारा मन कहीं एकदम आज़ाद है तब वो सुख का अनुभव कर सकता है, लेकिन अगर वो बंधन में है तो नहीं होगा, देखो सुख नहीं मिलेगा। फिर अब कंक्लूजन दे रहे, समापन कैसे देंगे, समापन एकदम धमाकेदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मेरे राय में, अगर उसमें तुम अपना राय भी रख सकते हो या कुछ सुझाव भी दे सकते हो एंड में, तो देखो हम राय रखें। मेरे राय में अगर अंधविश्वास अज्ञानता के विरुद्ध एक युद्ध है, अगर हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिए इन माई ओपिनियन इफ सुपरस्टिशन, अगर के लिए इफ आ गया, इज है के लिए इज अ बैटल, ठीक है, अगेंस्ट इग्नोरेंस, तो अगर लग गया इसका मतलब मेरा सेंटेंस आधा, अभी पूरा सेंटेंस का नीचे करेंगे। इन माई ओपिनियन इफ सुपरस्टिशन इज़ अ बैटल, अगर मेरे राय में अगर अंधविश्वास एक युद्ध है, ठीक है, किसके खिलाफ ये युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं, अज्ञानता के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, तो सही सोच एक तलवार जैसे इससे मुकाबला के लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो देखो देन, ठीक है, रैशनल थिंकिंग, सही सोच को बोलते हैं रैशनल थिंकिंग, ठीक है, काम कर सकता है। कैन एक्ट, एक्ट मतलब काम करना, सकता है के लिए कैन, एक तलवार जैसा, ठीक है, एज अ सोर्ड, ठीक है, इस मुकाबले के लिए, टू कॉम्बैट इट, कॉम्बैट मतलब मुकाबला करना। तो अगर अज्ञानता से लड़ना है तो तुमको ज्ञान का तलवार चाहिए। तो देखो इस तरह से लच्छेदार शब्दों से तुम अपना बात को ख़त्म करके इंप्रेस कर सकते हो अपना टीचर को और नंबर फेच कर सकते हो। और पीडीएफ में अगर भेजना होगा, अब तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, करेंगे बहुत जल्दी, तो इस तरह से आप एक तो फोटो ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है हम पैराग्राफ को मोटा मोटी समझाने में सफल रहे होंगे। क्लास 9, 10, 11, 12 रिलेटेड जितना भी वीडियोज़ है आपका, ईच एंड एवरी ग्रामर सेक्शन, ईच एंड एवरी राइटिंग सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। नाउ मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, जैसे कि जो बैंक का तैयारी कर रहा है, रेलवेज़ का, एसएससीज़ का, यूपीएससीज़ का, सीडीएस का जो लोग तैयारी कर रहा है, उन लोग के लिए इंग्लिश का सारा वीडियोज़ डालेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बस बोल दिए, थैंक यू। अच्छा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट है इसलिए बोल दे रहे हैं, कभी बोले नहीं इससे पहले। ओके बाय, टेक केयर।